यूट्यूब चैनल बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन और 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। ये तीसरा दिन, अगर आपने पहले और दूसरे दिन के वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो को ज़रूर देखिए। और इनके जो पहला और दूसरे दिन का जो वीडियो का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया, उन क्वेश्चंस को आप नोट करते जाइए। और अगर आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर है रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, अचानक उत्पन्न होने वाली आपदाएं कौन कौन सी? अचानक जो आपदाएं उत्पन्न होती हैं वो कौन सी आपदा हैं? तो अचानक उत्पन्न होता है भूकंप, भी देखो अचानक आता है। भूस्खलन भी की घटना भी क्या है? अचानक होती है। ज्वालामुखी और सुनामी, ये सभी घटनाएं क्या है? अचानक उत्पन्न होती है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में क्या किया जाता है? तो भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में क्या किया जाता है? वृक्षारोपण किया जाता है। देखो नोट्स में हमने पहले से ही यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने नोट्स में पहले से ही हाईलाइट कर दिया जिससे वो आपको आराम से याद हो जाए। ठीक है। तो अगर आप इनके नोट्स भी चाहते हो तो उनका भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये जो नोट्स मैं बना रहा हूँ ये नोट्स आपको कैसे मिलेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो वीडियो में चलते जाइए आगे, आगे मैं आपको बता दूंगा कि आपको नोट्स किस तरीके से मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपदा क्या है? आपदा क्या होती है? तो आपदा एक मानव जनित या प्राकृतिक घटना है जिसका परिणाम मानव क्षति है। आपदा क्या है? एक संकट है जिससे क्या होता है, मानव को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है, बहुत ज़्यादा हानि होती है। आपदा से जन धन की हानि होती है। क्लियर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर ले, सभी क्वेश्चंस को आप नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सूखा क्या है? सूखा तो आप जानते हो, जब बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है तो उससे क्या बोलते हैं? सूखा। तो ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्षा की संभावना तो है पर बहुत लंबे समय से शुष्क मौसम रहता है, यानी कि बहुत समय से क्या है, मौसम यानी बारिश हो ही नहीं रही, तो ऐसे इसको हम क्या कहते हैं? सूखा कहते हैं। ठीक। उसके बाद आता है यहाँ पे, प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक आपदाएं तो आप लिख ही दोगे, भूकंप, सुनामी, बाढ़, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। अगला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन 2 मार्क के क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो 65 वर्ष की आयु में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, लोकसभा की सदस्य संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सदस्य यहाँ से चुन के जाते हैं? तो वो जाते हैं 29। ठीक है। अगली बात करते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? बताइए, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। ये आपको याद रखना है, लोकसभा जो आप जानते हो। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं लिखिए। बताइए लोकसभा के सदस्य की योग्यता क्या क्या है? तो क्या है, 25 वर्ष की, कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। और तीसरा, दिवालिया या फिर पागल ना हो। ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जिला पंचायत के 2 कार्य बताइए। तो जिला पंचायत के 2 कार्य कौन से हैं? जिले की जनपद पंचायतों व ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण करना है। जिले की जो जनपद पंचायत होती है, ग्राम पंचायतों के ऊपर जो होती है जिला पंचायत, वो क्या करती है? यही नियंत्रण का जो कार्य करती है वो यही करती है। ठीक है। दूसरा है जनपद पंचायत की योजनाओं का समन्वय करना, ये है इसका कार्य। ठीक है। अब संसद क्या होती है? क्वेश्चन आता है, संसद है क्या? तो भारतीय संघ की व्यवस्थापिका के दोनों सदन आप जानते हो, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के क्या कहा जाता है? उसे संसद कहा जाता है। ठीक है। सभी क्वेश्चन को नोट भी करते जाएं आप लोग। उसके बाद यहाँ पे है, विराम काल या शून्यकाल क्या होता है? तो विराम काल या शून्यकाल का मतलब ये होता है, जब संसद के सदनों की बैठक न चल रही हो तो इस समय को शून्यकाल या विराम काल कहा जाता है। जब सदन की कोई बैठक न चल रही हो, संसद में कोई भी बात न चल रही हो तो उसे क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय आय की गणना किस अवधि में की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना आपको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है? बताइए, मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो मानव विकास सूचकांक की गणना भौतिक और अभौतिक घटकों के आधार पर की जाती है।
भौतिक घटक में क्या क्या आते हैं? भौतिक घटक में आता है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी बोलते हो, ठीक है। और यहाँ पे अभौतिक में आता है शिशु मृत्यु दर, जीवन की संभाव्यता और शैक्षणिक प्राप्ति, यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, कितनी उम्र तक लोग यहाँ पे जीवित रह रहे हैं। तो इससे क्या है, मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है, क्योंकि इसी से विकसित और विकासशील देशों की संकल्पना जो होती है वो इसी के द्वारा होती है। अगला यहाँ पे विश्व बैंक के अनुसार विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है विश्व बैंक के अनुसार विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए? 4,53,000 प्रति वर्ष होनी चाहिए। एक वर्ष में कितनी कमाए? कम से कम 4,53,000 रुपये वो कमाने चाहिए। ये है विकसित देशों की आय, जो कि हमारे देश की नहीं है। हमारे देश की आय बहुत कम है, तो हमारा देश अभी क्या है, विकसित देश नहीं है, एक विकासशील देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव विकास सूचकांक के आधार पर ये क्वेश्चन मैं नोट नहीं कर पाया, तो इन क्वेश्चंस को आप रहने देना, मैं उनको दोबारा से करा दूंगा, ठीक है। जब आपको ये PDF मिलेगा तो मैं आपको इसके क्वेश्चन करा दूंगा। वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं? तो उत्तर है वस्तु या सेवा के खरीदार को उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना। उसके बाद है उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है? उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है? आपको पता है उपभोक्ता का शोषण कब होता है? जब उसको कोई ख़राब वस्तु दे दे, या फिर कम वजन तौल दे, ठीक है, या फिर उसको मूल्य ज़्यादा ले ले, तो यही है। तो उपभोक्ता शोषण से आशय किसी वस्तु का अधिक मूल्य, या फिर कम तौलना, या फिर खराब वस्तु दे देना, ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शासन सिनेमा की टिकट को उसकी निर्धारित कीमत से अधिक कीमत में बेचना क्या कहलाता है? तो उसे ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं, आपको पता है, यानी कि काला बाजारी। तो क्या बोला जाता है इसको? काला बाजारी बोला जाता है। बहुत ही सरल भाषा में ये क्वेश्चनों का आंसर मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। तो आपको इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और ये वाला भी एकाधिकार सबसे ज़्यादा बार, ये क्वेश्चन तो आप IMP 100% आप इसको 99, यानी कि ज़्यादातर इसके चांसेस हैं इसके आने के। तो क्या है, किसी वस्तु के निर्माण और वितरण पर, यानी कोई भी वस्तु बनाने और उसको बेचने पर किसी एक ही समूह या कंपनी का अधिकार होता है, तो इसे क्या कहते हैं? एकाधिकार कहा जाता है। एकाधिकार के कारण क्या होता है, किसी वस्तु का मूल्य बहुत अधिक हो जाता है। क्योंकि देखो आप, जैसे आपके शहर में मान के चलो एक ही शॉप हो, या फिर एक ही हॉस्पिटल हो, तो फिर क्या होगा, वो अपने मनमानी कीमतें वसूल करेगा, ठीक है। तो यही है एकाधिकार, इसी को बोलते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार लिखिए। तो पहला क्या है, कम वजन की वस्तु तौल देना, दूसरा अधिक कीमत ले लेना, ठीक है। अधिक कीमत लिखा है ये, इसको नोट कर लेना। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ISI का पूरा नाम क्या है? तो ISI का पूरा नाम है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और हिंदी में इसका नाम है भारतीय मानक संस्था। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आप इसके PDF लेना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी अपने टेलीग्राम ग्रुप की। उस टेलीग्राम ग्रुप में आप जाइए और उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिए। आपको एक दिन के अंदर ये पूरे PDF आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद।